सुप्रभात बच्चों। पत्र लेखन निम्न लेखन के अंदर हम पीछे कई पत्र लेखन कई निम्न लेखन कर चुके हैं, जिसमें जो पत्र के हमारे प्रकार थे अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, जिसके तहत हमने कई पत्र लेखन के रूप में हम कर चुके हैं, प्रार्थना पत्र कर चुके हैं। तो आपको पत्र लेखन के अंदर कोई समस्या नहीं आएगी। अलग अलग और जिस प्रकार से संवेदना पत्र, बधाई पत्र या धन्यवाद पत्र जैसे कृतज्ञता पत्र के अंदर में से अलग अलग जो प्रकार थे अनौपचारिक पत्र के, औपचारिक पत्र के लगभग मिलते जुलते से होते हैं बच्चों। तो औपचारिक पत्र में व्यवसाय कार्यालय थे, जिसमें अधिकारियों के बीच आपस में संवेदना या बधाई या शुभकामना इस प्रकार के पत्र थे। और अनौपचारिक के अंदर पारिवारिक यानी एक परिवार के अंदर रहते हुए, यानी जो लेखक या जो कह सकते हैं हम जो प्रेषक होता है, पत्र भेजने वाला होता है, वो अपने परिवार के अंदर अपने माता पिता को, अपने भाई को या यानी अपने भाई बहन को या कह सकते हैं अपने मित्र को इस प्रकार के पत्र भेजते हैं। तो वो पत्र अनौपचारिक रूप में होते हैं। उनमें संवेदनाएँ, प्रार्थना तो नहीं बच्चों, सुझाव के रूप में कह सकते हैं या निवेदन के रूप में कह सकते हैं, या इस तरह से शुभकामना रूपी, बधाई रूपी या इनविटेशन यानी आमंत्रित करना, आमंत्रण देना। तो इस प्रकार के पत्र होते हैं। तो इनके बारे में हम लगभग एक एक दो करते हुए हमने इनको या उनके फॉर्मेट को हमने समझ लिया है। और आपने इन पत्रों को भी अपनी रिटर्न के रूप में यानी कि अपनी नोटबुक के अंदर जो ग्रामर की नोटबुक है उसमें नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा। और सभी बच्चों अपना वर्क कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा, शनिवार आएगा, उसकी नोटबुक सभी की आनी चाहिए। और आज हम एक पत्र के रूप में और एक निम्न के रूप में आज और कर लेते हैं। फिर आगे हम कुछ ग्रामर के जो व्यवहारिक व्याकरण के रूप में होते हैं उनको स्टार्ट करेंगे बच्चों। और लेसन हमारे कृतिका और क्षितिज दोनों के अंदर लेसन हमने कुछ कर लिए हैं। उसमें बहुत थोड़े बच्चे हैं, वो ऑफलाइन के अगर स्कूल खुलते हैं तो उसके अंदर भी अपने आराम से कर सकते हैं, नहीं तो बीच बीच में उनको भी करेंगे। तो आज हम अपने पत्र लेखन और निम्न लेखन के अंदर देखते हैं। और फिर बीच बीच में बच्चों इन सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट भी रखेंगे। सभी जितने अपने लेसन कर चुके हैं, पत्र लेखन कर चुके हैं या निम्न लेखन कर चुके हैं, उनका साथ साथ में जो आपका टेस्ट वर्क है वो भी साथ साथ में चलता रहेगा। तो बच्चों परसों के लिए आपको टेस्ट के लिए आपको कृतिका का लेसन फर्स्ट दे देते हैं। कृतिका का जो भी आपका फर्स्ट लेसन है उसका आप रेडी मालूम कर लेंगे, तैयार कर लेंगे उसे, यानी परसों आपका टेस्ट ले लेंगे फ्राइडे को। तो आज हम पत्र लेखन के अंदर देखिए बच्चों, इसको पहले कर लेते हैं। तो आज के पत्र लेखन में मित्र को सत्संगति का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए, या अथवा इस रूप में भी आ सकता है, अपने मित्र को सच्ची मित्रता के महत्व को समझाकर पत्र लिखिए। तो इस प्रकार के पत्र बच्चों सुझाव रूपी पत्र होते हैं ये, यानी सुझाव देना, तो सुझाव पत्र लेखन के रूप में जाना जाता है ये। तो इस प्रकार से अगर कोई भी पत्र, तो यहाँ पर मित्र हो सकता है, तो यहाँ पर अपना छोटा भाई भी हो सकता है, आपकी छोटी बहन भी हो सकती है, या और भी मान लो किसी भी मान लो अपने जैसे सुझाव अगर दे रहे हैं अपनी मित्रता के तहत, तो यानी एक मित्र को पत्र लिखना हो तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ आपको नाम देकर भी मान लो कहा जा सकता है कि आप रमन हैं और अपने मित्र, तो यानी इस प्रकार से ये आपको जो एड्रेस होता है वो एड्रेस भी आपको बताकर दिया जा सकता है कि आप अलवर निवासी रमेश हैं, आप बीकानेर में रहते हैं, तो आप अपने मित्र को सत्संगति का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। तो बच्चों वहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि आपका एड्रेस कहाँ रहेगा और आपके मित्र का एड्रेस कहाँ रहेगा। तो प्रेषक यानी जो भेजने वाले का बच्चों आप जानते ही हो, सबसे ऊपर रखते हुए हम शुरू करेंगे, तो ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पर V यानी 4/174 सत्यमार्ग, तो ये वहाँ का जो सत्यमार्ग के अंदर जो मकान नंबर है बच्चों, वार्ड नंबर देते हुए उसका मकान नंबर,
चाणक्यपुरी नई दिल्ली का एड्रेस यानी भेजने वाले का पता है यहाँ पर। और दिनांक की बात की जाए तो यहाँ 20 मई यानी 20 तारीख है, तो आप 20 मई 2020 के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। तो अपने मित्र मोहन को आप पत्र लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र मोहन, सप्रेम नमस्ते, मैं यहाँ कुशल हूँ। तो एक बच्चों आप ध्यान देंगे कि जिस तरह से आपकी नोटबुक के अंदर ये जो फर्स्ट लाइन आपकी इसे डली हुई होती है, जो इसे हाशिया के रूप में कहते हैं, ये बिल्कुल इस जो फ्रंट लाइन है आपके आगे लाइन दे रखी है, इसके बिल्कुल पास में रखते हुए सभी एड्रेस अपने मित्र को संबोधन कर रहे हो या उन्हें कुशल श्याम रूप में अभिवादन कर रहे हो, सैसने रूप में। और फिर बाद में जिस तरह से आप अपनी कुशलता व्यक्त करते हुए जो मुख्य भाग होता है उसको शुरुआत कर रहे हो, वो भी बिल्कुल इस लाइन के पास में रहना चाहिए। मैं यहाँ कुशल हूँ, यानी आप मित्र को इस तरह संबोधन करते हुए मान लो उनको अभिवादन करते हैं, जैसे सप्रेम नमस्ते, और फिर आप मुख्य भाग लिखेंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। यानी बच्चों जो भी पत्र लिखा जाता है, कोई भी पत्र हो चाहे, तो इस प्रकार की शुरुआत करनी ही चाहिए भाई, मैं यहाँ कुशल हूँ और ईश्वर से आप मान लो अगर बड़ा है तो आपके लिखेंगे, और अगर आपकी हम उम्र है या आपसे छोटा है तो वो तुम्हारी रूप में आप या तुम्हारा या तुम्हारी इस तरह से लिख सकते हैं। और तुम्हारी ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ मित्र। अब यहाँ पर विस्मयादि चिन्ह लगा बच्चों, तो ये भी एक संबोधन करें। आप मित्र को जैसे कह रहे हो, तो मित्र को संबोधित कर रहे हो, आप संबोधन कर रहे हो, तो जहाँ पर भी कोई भी ऐसा मान लो शब्द या इस तरह का वाक्य बने जहाँ आपको लगे कि आप वो संबोधन करता हुआ है, तो वहाँ हमेशा विस्मयादि चिन्ह लगाना चाहिए। तो मित्र, कल मुझे चाचा जी का पत्र मिला और यह पढ़कर बहुत दुख हुआ कि कुछ गलत लोगों की, तो ये बच्चों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कुल लिखा हुआ है, तो कुल यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा इसके अंदर, तो बच्चों आप इसको कुछ मानेंगे। दुख हुआ कि कुछ गलत लोगों की संगति में रहकर तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो यानी कि बच्चों कोई अपनी गलतियाँ अपने बारे में तो कोई नहीं कहेगा कि वो इस तरह के मान लो साथ रह रहा है, ऐसा काम कर रहा है या ऐसा काम कर रहा है, अपनी गलत आदतें तो कोई बताएगा नहीं। तो यानी कि उसकी जो परिवारजन है तो उनका भी मान लो पत्र कहेंगे। तो यहाँ पर कहा चाचा जी का पत्र मिला और मुझे पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि कुछ लोग गलत लोगों की संगति में रहकर तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे दादा ने एक बार स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले पानी की बूंद का उदाहरण देकर, तो यहाँ पर बच्चों उस वर्षा के मौसम का भी एक महत्व होता है बच्चों कि उस दिन अगर ऐसा कोई पानी बरसता है तो जैसे उसे माना जाता है कि मोती बरस रहे हैं, या कहते हैं कभी कभी बच्चों आपने भी सुना होगा कि आज तो अमृत रूपी जल वर्षा है। यानी इस प्रकार के जब हमें उसकी बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है, अगर वो वैसा कार्य हो जाए तो हमें उसे एक तरह से यानी अच्छे नक्षत्र के रूप में माना जाता है। तो यानी वही एक स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले पानी की बूंद का उदाहरण देखकर हमें कितनी अच्छी तरह से संगति के महत्व के बारे में समझाया था। जीवन में कदम कदम पर मित्रों की आवश्यकता पड़ती ही है, और एक सच्चा और अच्छा मित्र ईश्वर द्वारा दिए गए अमूल्य वरदान के समान होता है। यहाँ अपने मित्र को संबोधित करता कह रहा है कि तुम भी एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, और इस तरह से मैं ईश्वर को तुम्हारा मिलना एक अमूल्य वरदान मानता हूँ। लेकिन तुम्हारा इस प्रकार से सुनकर कि तुम कुछ गलत लोगों की संगति में हो तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो इस तरह से बता रहा है। और अच्छे मित्र का साथ ही सत्संगति है, यानी अच्छे मित्र की संगति करना ही एक सत्संगति है, यानी सत्य का साथ देना। और सत्संगति हमको जीवन में आगे बढ़ने, अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करती है तथा अत्यंत आनंददायक भी होती है। सच्चा मित्र हमारा परम हितैषी होता है, यानी वो हमारा हमेशा हित चाहता है, भला चाहता है, और वह संकट में हमारी रक्षा भी करता है, और दुख में सुख दुख यानी सुख में हमारे आनंद को बढ़ाता है। और हमारे जीवन के ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय तथा अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। हे मित्र, तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ
कि समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर तुम गलत लोगों के संग में रहकर अगर इस तरह से अपना समय बर्बाद कर दोगे तो ये जो समय बर्बाद होगा वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए समझा रहा है बच्चों। और आप भी बच्चों इस बात को जानते होंगे, आप भी आपके भी अच्छे मित्र होंगे, आप भी अच्छे मित्रों के साथ में रहते होंगे, आप भी कोई गलती नहीं करते। अगर बच्चों कर रहे हो तो आज से ही छोड़ देना, क्योंकि समय कभी भी प्रतीक्षा नहीं करता। ये आपकी बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे मित्रों की ज़रूरत है जो आपको सद्मार्ग दिखाए, आपके हमेशा आपकी हितैषी बने, आपका भला चाहे। और गलत मित्र यानी कि जो बुरे मतलब लक्षणों वाला मित्र होता है वो बच्चों कभी भी हमें सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता, वो हमें रास्ता भटकाएगा ही, हमें अपने लक्ष्य से डगमगाएगा वो। तो आप इस तरह से कभी भी गलत मित्रों की संगति नहीं करोगे। तो इस तरह से यहाँ भी एक मित्र दूसरे मित्र जो अर्पित है वो अपने मित्र मोहन को समझा रहा है कि तुम इस तरह से जो समय और अवसर है वो किसी प्रतीक्षा नहीं करते, अतः तुम ऐसी गलत संगति मत करो, तुम गलत मित्रों की संगति छोड़ दो। आदित्य तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो, यानी यहाँ पर इस तरह से कह रहे हैं कि हे आदित्य तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो। चाचा चाची ने तुम्हें लेकर न जाने कितने सपने संजोए हैं, यानी तुम्हारे जो माता पिता हैं या जो चाचा चाची हैं उन्होंने कितने सपने संजोए हैं, उन्हें पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यानी जो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे से जितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं तुम उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपना कर्तव्य पूरा करो और उनके सपनों को पूरा करो। आशा करता हूँ कि मेरी बातों को गंभीरता से लोगे और ऐसे मित्रों की संगति में रहोगे जो जीवन पथ पर आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद कर सके। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। तो बच्चों यानी एक मित्र की दूसरे मित्र को देखो कितनी अच्छी सलाह दी जा रही है बच्चों, और ये भी आपके जीवन में भी काफ़ी मोस्ट है बच्चों। आप भी जिस उम्र में आप हो या जिस जीवन के पहलू में मान लो या जो आप इस जीवन के स्तर पर हो वैसा ही जीवन ऐसे मित्रों का भी है जो एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं। तो आप भी बच्चों अपने इस मित्र अर्पित को भी एक मित्र मानते हुए उसकी सलाह मानोगे और अपने इससे रास्ते पे चलोगे, अपने जो सपने हैं आपके माता पिता ने जो सपने समझे हैं उनको पूरा करोगे। तो इस तरह से ऐसा लिखते हुए आप एक पत्र लिखोगे बच्चों, आपको जीवन में भी काम आएगा और आपके एग्ज़ाम में भी। तो समझ गए होंगे बच्चों आप। आगे हम चलते हैं पत्र लेखन के अंदर। तो आज पत्र लेखन के अंदर हम संचार माध्यम और इनके बढ़ते प्रभाव, तो ये जो प्रेजेंट अगर टाइम की बात करें प्रेजेंट की बात करें तो बच्चों काफ़ी मोस्ट है ये, क्योंकि इस समय जो इस युग के अंदर अगर हम भारत की बात करें तो एक सूचना क्रांति के दौर से गुजर रहा है। जो आज आधुनिक सूचना के जो साधन हैं वो हमारे भारत के प्रगति में बड़े महत्व रखते हैं, तो उनके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो बच्चों ये 3 प्रकार की जो हेडलाइन के रूप में जो आपका जो ये निबंध है तो ये तीनों में किसी एक हेडलाइन के रूप में आपके मतलब एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे संचार माध्यम इनके बढ़ते प्रभाव, या सूचना क्रांति युग में भारत, या आधुनिक सूचना के साधन, यानी तीनों हेडलाइन में से कोई एक लाइन भी यानी एक पंक्ति आ सकती है आपके इस रूप में। तो आप संकेत बिंदु के रूप में देखिए आगे। तो संकेत बिंदु का जो फर्स्ट पॉइंट है दूरसंचार का महत्व, यानी दूरसंचार पहले तो हम ये देखेंगे भी कहते किसे हैं। तो आप दूरसंचार के बारे में तो बच्चों जानते हैं, आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण हैं जो हमारी सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे उपकरण जो इधर उधर जो संप्रेषण में यानी अपने विचारों को या आदान प्रदान करना कहीं कितनी ही दूर क्यों ना बैठा हो। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण हैं वो कौन कौन से होंगे, तो हम आगे देखेंगे बच्चों। और दूसरे के अंदर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार, यानी सूचना प्रौद्योगिकी है उसका विस्तार कहाँ तक हुआ है और कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। और थर्ड नंबर की बात की जाए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, यानी इसका हमारे भारत देश
का जो विकास या प्रगति के जो मार्ग पर जा रहा है तो उसमें उसका कितना प्रभाव है, इफेक्ट है। तो इसको हम थोड़ा विस्तृत के रूप में अध्ययन करते हैं बच्चों। और आपको बोला है कि निबंध आपकी कम से कम 1.5 से 2 पेज से ऊपर जाना ही चाहिए। बोर्ड का एग्ज़ाम तो 200 से 250 वर्ड्स होने चाहिए, शब्द होने चाहिए। तो यहाँ हम इसको अगर विस्तारित करेंगे तो इतनी वर्ड बन ही जाते हैं, 2 पेज के अंदर लगभग हो ही जाता है। तो पहले हम देखते हैं पॉइंट फर्स्ट को, दूरसंचार का महत्व। तो विज्ञान ने कठिन को सरल, दूर को पास और मंद को तीव्र बनाकर मानव जीवन में क्रांति ला दी है। तो ये तो बच्चों आज इस युग के अंदर आप देख ही रहे हो कि जो विज्ञान है वो हमें जो कठिन से कठिन रास्ता है, या कोई भी ऊंचाई हो या पानी की गहराई हो या दूरी हो, उन सबको सरल बना दिया है। और दूर कितना ही क्यों ना उसको पास ला दिया है। यानी जैसे चंद्रमा, तो हम बैठे बैठे पृथ्वी पर किस प्रकार से दूरबीन के सहारे या ऐसे और जो भी यंत्र है उनके सहारे हम बिल्कुल पास ला कर देख सकते हैं, या दूर की वस्तु को बिल्कुल पास ला कर देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जैसे हम बिल्कुल पास में देख रहे हैं। और मंद को तीव्र, यानी मंद जो गति से पहले जो पैदल लोग चलते थे पुराने ज़माने में, या पशुओं पर, जानवरों पर, या गाड़ियों पर, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, इन पर यात्रा करते थे, जिन्हें यात्रा करते करते महीने महीने बीत जाते थे, आज वो कुछ घंटों के अंदर ही वो उस तीव्र गति से मानव कहीं भी कहीं पहुंच जाता है। तो इस तरह से क्रांति ला दी है। दूरसंचार अथवा सूचना प्रौद्योगिकी आईटी भी मानव के लिए विज्ञान का अमूल्य उपहार है। आईटी का नाम बच्चों सुना होगा, यानी सूचना प्रौद्योगिकी जो अमूल्य उपहार है मानव के लिए विज्ञान का। और सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व की दूरियों को समेटकर विश्व को एक ग्राम बनाने की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। जिससे बच्चों आपने सुना भी होगा, वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है। तो वो जो पहले पुराने ज़माने में कहा जाता था वो आज वर्तमान में बिल्कुल सच रूप में नज़र आता है, एकदम सच्चाई के रूप में नज़र आता है, क्योंकि पूरा विश्व एक परिवार बन गया है, एक गांव बन गया है। जिस तरह एक गांव में सभी हिल मिल कर रहते हैं, सभी अलग अलग प्रकार के, उसी प्रकार से पूरी पृथ्वी भी एक गांव के रूप में नजर आने लगी। यानी कि उनके बीच की दूरियां मिट गई है। यानी कितनी भी दूरी क्यों ना हो, बड़ी तीव्र गति से पार कर लिया जाता है। कितनी दूर क्यों ना हो, उसको बिल्कुल पास ला के देख लिया जाता है। कितनी दूर क्यों ना बैठा हो, उससे अपने विचारों को आदान प्रदान, जो मोबाइल है या सूचना कोई भी जो तंत्र है उसके द्वारा हम कितनी दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। तो बच्चों दूर संचार का महत्व आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जाने से पहले थोड़ा और देखते हैं इसको। दूर संचार अथवा सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और सामर्थ्य का मानदंड कहते हैं बच्चों कि वो कितना प्रगति किस रूप में कर रहा है, कितनी उसकी स्पीड से कर रहा है, वो कितनी गति है उसकी प्रगति की, या वो किस गति से प्रगति कर रहा है। यानी उसका मानदंड आज सूचना प्रौद्योगिकी ही समझी जाती है। यानी जिस देश की जितनी सूचना प्रौद्योगिकी मतलब समर्थ होगी या सक्षम होगी, मान लो या कह सकते हैं काबिल होगी, उतनी ही उस देश की प्रगति होगी। तो यानी उस देश की प्रगति यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में ही मापा जाता है। सामान्य गृहस्थ, व्यवसायी, कर्मचारी, धर्माचार्य और ज्योतिषी, विज्ञानी सभी दूर संचार पर ही आश्रित हो गए। यानी हम देख सकते हैं बच्चों, यानी आज आचार्य गण है वो भी ऑनलाइन के द्वारा, यानी आज जो आप घर बैठे आप जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, या आपको ये शिक्षा रूपी जो वीडियो मिल रहे हैं, ये सभी इसी सूचना प्रौद्योगिकी ही देन है। या कोई कर्मचारी आज कंप्यूटर के माध्यम से कोई वर्क कर रहा है, या कोई भी व्यापारी है, या सामान्य ग्रस्त वाला व्यक्ति भी आज घर बैठे बहुत सारा कार्य इस तकनीकी के द्वारा कर रहा है। या ज्योतिषी जो आज मान लो ज्योतिषी विद्या के द्वारा अपने हर एक मान लो किसी भी प्रकार का संदेश ज्योतिषी के माध्यम से, तो वो भी सूचना प्रौद्योगिकी से कर रहा है। और विज्ञान की बात की जाए तो वो तो एक है ही इस सूचना के ऊपर आश्रित।
तो इस तरह कह सकते हैं आज संचार माध्यमों से रहित समाज, सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर एक सभ्य समाज की बात की जाए तो ये सूचना प्रौद्योगिकी है, जो आज गांव से गांव, नगर से नगर और पूरा देश जो प्रगति की राह पे जा रहा है, ये सब इस सूचना प्रौद्योगिकी ही देन है। तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार। तो भारत में आज सूचना प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से विस्तार हो रहा है, चाहे वो दूर संचार के सभी साधनों का देश में प्रयोग जो हो रहा है, जैसे समाचार पत्र, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट फ़ोन और मल्टीमीडिया आदि के प्रयोग ने भारतीय जनजीवन में क्रांति पैदा कर दी है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो सूचना प्रौद्योगिकी के जो साधन है वो कौन कौन से हैं। यही समाचार पत्र, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, जितने भी हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे सूचना प्रौद्योगिकी के साधन हैं, और यही आज हर एक देश को आगे लेके जा रहे हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनजीवन पर किस तरह से क्रांति ला दी है। अब देखें सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, यानी भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम अपने देश में भी दूर संचार माध्यमों के प्रभाव को देख रहे हैं। दूर संचार माध्यमों ने जीवन को सुविधा और सुरक्षा दोनों प्रदान की है। दूर संचार ने दूर स्थित या दुर्गम क्षेत्रों को देश की मुख्य जो जीवन धारा है उनसे जोड़ दिया है। यानी ऐसा कोई दुर्गम स्थान नहीं है, या ऐसा कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं, या ऐसा कोई रेगिस्तान नहीं जहाँ पर मान लो आज इस तकनीकी से जुड़ा न हो। राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाया है। व्यावसायिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासकीय, शैक्षिक, वैज्ञानिक, चिकित्सीय आदि सभी गतिविधियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी वरदान जैसी साबित हो रही है। उपयुक्त लाभों के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने समाज के लिए कुछ संकट भी खड़े कर दिए हैं। लेकिन बच्चों अगर इसका दुरुपयोग अगर किया जाए तो ये समाज के लिए घातक भी हो सकता है, संकट भी खड़ा हो सकता है। इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लील और मिथ्या प्रचार की सामग्री, बढ़ते साइबर अपराध और देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की चुनौतियों भी संचार प्रौद्योगिकी या कुपरिणाम के नमूने हैं। जैसे बच्चों आतंकवाद के द्वारा अगर इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वो भी अपने आतंक मचाने में सक्षम हो रहे हैं, वो भी इस प्रकार की जो गोपनीय तथ्य होते हैं उनको इस माध्यम से वो चोरी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। या पीछे भी बच्चों आपने सुना होगा चीन के द्वारा किस तरह से जो साइबर कैफे मान लो जिस तरह से भारतीय डाटाओं को चुरा रहे थे, तो ये भी एक साइबर अपराध के रूप में जो एक देश की सुरक्षा मान लो के लिए खतरा बन जाती है। तो इस तरह से इसके कुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो बच्चों आगे हम देखते हैं इसमें सार के रूप में कि सूचना प्रौद्योगिकी ने जहाँ देश के युवा वर्ग के लिए रोजगार के विविध द्वार खोले हैं, वहीं उसने संस्कृति से भटकाव भी उपस्थित कर दिया है। यानी जो हमारी भारतीय परंपरा है, रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, किस प्रकार से आज की युवा उसे भटक कर किस तरह पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकते जा रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो जो ये इस प्रकार के जो सूचना तकनीकी जो ये जो साधन हैं ये उनको एक तरह से उनके अंदर नॉलेज से भटकाव की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं। तो बच्चों हम इसका सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। तो अतः सूचना प्रौद्योगिकी पर गहरी निगरानी और नियंत्रण की परम आवश्यकता है। तो बच्चों आप इस सूचना प्रौद्योगिकी का सही तरह इस्तेमाल करते हुए इसको अपने जीवन में अपनी प्रगति के रूप में लेंगे, न कि पतन की ओर। तो बच्चों आप सभी समझदार हैं। आगे हम बच्चों ग्रामर के कुछ कार्य करेंगे। आप अभी इतना वर्क अपना पूर्ण करेंगे। जय हिंद।